हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जेनोटेक लेबोरेटरीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको जेनोटेक लेबोरेटरीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी, एक फार्मा कंपनी हमें ये कंपनी नजर आती है जो कि ऑन्कोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जो उसके अलावा जो जनरल इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह अगर आप देखोगे तो मेनली जो फूड वगैरह, जो बायोकेमिकल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। और उसके अलावा ऑन्कोलॉजी और उसके अलावा जनरल इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के अंदर ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, अगर आप देखोगे, अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 30-40 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ये अभी तक ये बिजनेस अभी ग्रो नहीं हुआ है। अब अगर हम कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 357 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी हमें ये नजर आती है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 11.6 रुपीज़ की हमें यहाँ पे बुक वैल्यू नजर आती है, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का हमें यहाँ पे 5 टाइम्स नजर आता है। अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 15.9 का पी रेशियो हमें कंपनी का नजर आता है, जबकि इंडस्ट्री का पी हमें 23 का नजर आता है। देखिए, कंपनी का पी रेशियो एक्चुअली में ये नहीं है। कंपनी को पिछले साल थोड़ा टैक्स क्रेडिट वगैरह मिला था, तो उसकी वजह से कंपनी का पी रेशियो में इतना कम नजर आ रहा है। बाकी अगर हम ऑपरेटिंग बेसिस पे कंपनी के अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी के पी रेशियो में अराउंड 30 के नजर आते हैं, जो कि अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पी के कंपेरिजन में हमें यहाँ पे ज्यादा नजर आता है। ये देखिए, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जब हमें क्वार्टरली नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे तो तब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर हम यहाँ पे अगर हम डेट की बात करेंगे तो सिर्फ 6 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट नजर आता है और डेट टू इक्विटी भी हमें यहाँ पे 0.08 पे नजर आता है। तो डेट से रिलेटेड हमें यहाँ पे कोई इश्यूज नजर नहीं आते हैं। अगर हम आरओसी की बात करेंगे तो 15.3% का हमें यहाँ पे आरओसी नजर आता है और 37% के लगभग का हमें यहाँ पे आरओई नजर आता है। तो देखिए, ये आरओई का नंबर अगर आप देखोगे तो पिछले साल जो वन टाइम क्रेडिट कंपनी का हुआ था टैक्स के फॉर्म में, तो उसकी वजह से ये आरओई का नंबर हमें इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन वो जो नंबर्स अगर आप देखोगे तो वो नंबर्स अगर आधे हो जाएंगे तो वहां पे ये आरओई का नंबर हमें अराउंड 20% के लगभग होता हुआ नजर आएगा। और जो आरओसी का नंबर है वो तो हमें और यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। अगर आप देखोगे तो आरओसी और आरओई के अंदर जो मेन डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका मेन रीजन यही है, क्योंकि कंपनी को जो टैक्स क्रेडिट मिला था एक वन टाइम का, तो इसकी वजह से हमें ये इतना गैप देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो आरओसी है वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है और जो आरओई है कंपनी का वो कंपनी के नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के पिछले 4 साल के ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट कंपनी के रेवेन्यू के नंबर डबल हो गए थे और कंपनी यहाँ पे 3 करोड़ के लॉस से हमें 10 करोड़ के प्रॉफिट में आती हुई नजर आई थी। लेकिन अगर हम 2021 में अगर हम देखेंगे तो वहां पे फिर से 11 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर गिर गए थे और यहाँ पे लगभग 1 करोड़ का लॉस हमें कंपनी का नजर आया था। तो देखिए, थोड़ा सा भी अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर 20-25% अगर रेवेन्यू के नंबर कंपनी के गिर जाते हैं तो वहां पे कंपनी सीधा में लॉस में आती हुई नजर आती है। बाकी पिछले साल अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी ज्यादा रिकवरी आई है, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 2 साल का जो गैप रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 22 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर नहीं है। जब अभी मैं अगले स्लाइड में आपको क्वार्टरली नंबर की बात करूंगा तब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अब ये देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग ये जून 2019 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर 6.97 करोड़ के लगभग थे और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसी लेवल्स के लगभग ये रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे थे। बाकी जून 2020 की अगर हम बात करेंगे, जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे थोड़े से कम हुए थे और कंपनी लॉस में भी आई थी। उसके अगले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के और कम हो गए थे और कंपनी का लॉस और बढ़ गया था। बाकी अगर हम देखेंगे तो उसके बाद में 2 क्वार्टर्स में थोड़े रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बड़े थे और कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखाई थी और एट दी एंड वहां पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी हमें लॉस में नजर आई थी। अब अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जून 2021 में ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया था और लगभग 3.5 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया था। फिर सितंबर वाले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे रेवेन्यू के नंबर फिर से कंपनी के कम हो गए थे और जो नेट प्रॉफिट का नंबर था वो कंपनी का 1 करोड़ से कम होता हुआ हमें नजर आया था, यानी कि 1 करोड़ से भी कम का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिला था।
अगर हम दिसंबर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के फिर से बड़े थे और जो प्रॉफिटेबिलिटी वो फिर से हमें 3 करोड़ से ऊपर आती हुई नजर आई थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर था वो यहाँ पे 14 करोड़ का था। अब ये 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर क्यों था? क्योंकि कंपनी को जो टैक्स के फॉर्म में एक वन टाइम का बेनिफिट मिला था। आपने देखा होगा कि कभी कभार आप आईटीआर फाइल करते हो तो वहां पे आपको टीडीएस रिफंड मिलता है, वैसे ही कंपनी को एक टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में लगभग 13 करोड़ का उन्हें पैसा मिला था, तो इसकी वजह से उन्हें यहाँ पे 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को हुआ था। देखिए पिछले साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया था, जिसमें से अगर आप देखोगे तो 13 करोड़ का नंबर हमें यही नजर आता है। तो इसके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने एक्चुअली में 9 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट कमाया है अगर हम ऑपरेटिंग बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो। और अगर आप देखोगे अभी कंपनी का मार्केट कैप लगभग 360 करोड़ के लगभग का है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 40 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। लेकिन उसके बाद में अगर हम देखेंगे फिर से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे थोड़े समय बढ़ते हुए नजर आए थे और यहाँ पे 3 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने दिखाई थी। तो देखा जाए ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे 3-3.5 करोड़ के लगभग का रनिंग नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के चल रहे हैं। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से लगभग 14 करोड़ के एस्टिमेशन हम यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में कर सकते हैं। और उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कंपनी के पी रेशियो में अराउंड 25-26 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो देखा जाए डेफिनेटली धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी अच्छी नजर आती है। लेकिन देखिए ये जो 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इससे आपने ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2019 में भी 68.84% की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी और अभी ये जो नंबर है ये उतना ही नजर आता है, 68.84% के लगभग हमें ये नंबर नजर आता है। देखिए जब भी छोटी कंपनीज होती है वहां पे 50% से ज्यादा की होल्डिंग्स अगर प्रमोटर्स की होती है लगातार, अगर एक तरीके से बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तो वो मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में लेता हूं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात हमें नजर आती है। बाकी डीआईएच का अगर आप देखोगे हार्डली 0.01% की होल्डिंग है, तो अगर आप इसका 1% भी अगर आप निकालते हो तो लगभग 3.5 करोड़ के लगभग वो नंबर आता है। और उसका अगर हम 1% निकालेंगे तो लगभग 30-35 लाख रुपए की होल्डिंग हमें यहाँ पे डीआईएच की नजर आती है, जो कि मेरे ख्याल से ज्यादा यहाँ पे मैटर नहीं करती है। अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 31% की होल्डिंग हमें यहाँ पे पब्लिक की नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक की अच्छी खासी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आती है। और एफआईआई और डीएच की होल्डिंग आपने यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी हमें यहाँ पे छोटी नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए बहुत बार जो कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के नंबर है अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आते हैं। ये देखिए 4 साल तक लगातार कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यहाँ पे नेगेटिव थे। फिर मार्च जो 2016 वाला फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे भी कंपनी के कैश फ्लोज नेगेटिव ही थे। उसके अलावा अगर आप देखोगे ये 2 साल भी कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमें नेगेटिव नजर आ रहे थे। तो देखा जाए ऑलमोस्ट 10 साल का डेटा हमारे सामने है यहाँ पे, उसमें से अगर आप देखोगे 5-6 साल यहाँ पे कंपनी के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो हमें नेगेटिव नजर आते हैं। लेकिन देखिए जो मेन जो पिछले 3 साल का ट्रेंड है वहाँ पे कंपनी की ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अच्छा खासा रीइन्वेस्टमेंट भी किया है, अपने एसेट को बाय वगैरह भी किया है। पिछले 2 साल से थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी ने अपने रीइन्वेस्टमेंट को कम किया है। और अगर हम फाइनेंशियल एक्टिविटी की अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो आउटफ्लो में देखने को मिला है तो यहाँ पे कंपनी ने एग्रेसिवली अपने डेट को कम किया है, तो इसीलिए फाइनेंसिंग नंबर हमें नजर आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे रीइन्वेस्टमेंट कंपनी ने भी कम किया है। तो देखा जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे अपना डेट कम किया है, जो पहले पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में जा रहा था और जो डेट के फॉर्म में जा रहा था, तो वो पैसा हमें एट दी एंड में हमें नेट प्रॉफिट के नंबर्स में आता हुआ नजर आएगा। तो देखिए अभी 59 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा रिटर्न यहाँ पे ये कंपनी ने नहीं दिए हैं। और अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 20% के डिस्काउंट पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छी नजर आती है, लेकिन देखिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है और काफी ज्यादा वॉलेटाइल क्वार्टर्स आने वाले टाइम पे रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए कि अगर आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर है और एक तरीके से जो कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी कि अगर आप स्टॉक को डाल के फिर पैसा भूल जाए और एक तरीके से 5 या 6 साल बाद देखिए, वही चीजें मेरे ख्याल से यहाँ पे करनी चाहिए। क्योंकि एकदम से यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स या फिर एकदम से नंबर चेंज नहीं हो जाएंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा कोई एक्साइटिंग चीजें कंपनी के अंदर नजर नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से अगर एक तरीके से अगर फार्मा कंपनीज अच्छी नहीं लगती तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फार्मा में एलोकेशन लेना ही है, काफी ज्यादा पॉजिटिव अगर फार्मा में है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे खास करके जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की अगर आप बात करोगे तो इसका यूसेज धीरे धीरे बढ़
बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी के इतने ज़्यादा रीइन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो ज़्यादा अर्निंग विजिबिलिटी भी हमें नजर नहीं आती है। तो देखिए, अगर आपको 12 करोड़ से, अगर 12 करोड़ पर क्वार्टर के आपके रेवेन्यू के नंबर से अगर उसको आपको 25-30 करोड़ पे लेके जाना है, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, आपको एसेट्स वगैरह बाय करने पड़ेंगे, और उसके बाद में वो जो रेवेन्यू अर्न होगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैसी चीज़ें हमें नजर नहीं आती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो इग्नोर करने ही सही रहेगा। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं होनी चाहिए कि एक साल में ये स्टॉक डबल हो जाएगा या फिर 3 गुना हो जाएगा, तो वैसी चीज़ आपके माइंड में यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो कर रही है, तो लगभग 15-20% CAGR के रिटर्न आपको यहाँ पे आने वाले टाइम पे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो कर रही है, एग्रेसिवली डेट कंपनी ने कम किया है, वो चीज़ें यहाँ पे आने वाले टाइम पे प्ले आउट होगी। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि जेनोटेक लैब के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।